तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। उस पर एक छोटा मोटा और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक +3e चार्ज है और एक -4e चार्ज है। क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा चार्ज बड़ा है। तो कुछ लोग दिमाग लगा देते हो, क्या करते हैं, देखते कहते हैं कि इस पर तो माइनस साइन लगा है, इस पर तो प्लस साइन लगा है, माइनस वाला हमेशा प्लस से छोटा होता है, तो क्या कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। और जैसे ही ये लोग ऐसे लगाते हैं वैसे इन लोगों का आंसर भी हो जाता है ऐसे। ऐसे नहीं लगाना है। अगर कभी भी पूछे कौन सा चार्ज बड़ा है, तो चार्ज बड़ा या छोटा उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से होता है। साइन केवल उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में यूज़ किया जाता है। यानी जब उसको ऐड करेंगे कि नेट चार्ज क्या है, तब हम लोग 4e माइनस का +3e करके जोड़ेंगे, तो जो भी आएगा वो आएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कौन सा चार्ज बड़ा है, तो उस टाइम हम लोग साइन को भूल जाते, केवल नंबर को देखते। जो नंबर ज़्यादा बड़ा है वही चार्ज बड़ा है। यानी इसमें कौन सा चार्ज बड़ा है, -4e, यानी ऐसे साइन लगेगा। ये हो जाएगा छोटा सा क्वेश्चन सही। और ये सब जानते रहने से भौकाल बनता है। लोग कहेंगे अरे वाह, इसको तो छोटी मगर मोटी बातें भी पता हैं। तो हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी और जैसे बात कर लेते हैं। कुछ लोग जो हम लोग कल ई की बात किए थे, क्वांट ऑफ चार्ज, कुछ लोग इसको समझते कि ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, वो चार्ज इसको यहाँ पे जब माइनस का साइन लग जाता है तब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तब लिखते हैं -e जितना चार्ज होता है, जिसकी ई की वैल्यू के हिसाब से ये हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस में। तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन में -e जितना चार्ज होता है। सिमिलरली एक प्रोटॉन में +e चार्ज होता है, यानी 1.6 इतना चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन में, एक न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, कुछ चार्ज नहीं होता, ख़त्म। तो ये छोटी मगर मोटी बातें जानने लायक। अब चार्ज और उसके बारे में पढ़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में हेडिंग क्या डाले थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और सब लोग कंफ्यूज थे कि ये तो चैप्टर है नहीं, तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें इसमें क्या मालूम चल गया था कि इसका मतलब इलेक्ट्रो होता है, इलेक्ट्रो से मालूम चल गया चार्ज, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। क्योंकि ये स्टडी ऑफ चार्ज था, तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले सोचे कि क्यों ना स्टडी ऑफ चार्ज ही कर लिया जाए। तो हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज कर लिए। अब उसके बाद हमें चार्ज मालूम चल गया क्या है। चार्ज क्या है, चार्ज किसी सब्सटेंस है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी चुंबकीय एवं विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब चार्ज का हम लोग एक और जगह देखे थे कि चार्ज के पास जब रुका हुआ रहता है तब उसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। और चार्ज के पास जब वेरिएबल वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन आ जाता है तब वो रेडिएशन करने लगता है, यानी वेव्स बना लेता है। तो उसी कंडीशन पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस किस 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक जब चार्ज किस पे हो, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज जब आपका रेस्ट पे यानी रुका हुआ हो। दूसरा चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो चार्ज के पास वेलोसिटी 0 होती है, और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से रहता है तब इसका एक्सेलरेशन 0 होता है। यहाँ पे तो सब कुछ 0 रहता है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और एक्सेलरेशन 0 रहता है, ठीक। और तीसरा क्या, जब चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है, यानी चार्ज के पास जब एक्सेलरेशन आ जाता है, चार्ज इज एक्सीलरेटेड। तो हम लोग पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन वाले ये करंट वाले पार्ट में एक्सेलरेटेड। चार्ज को 3 फॉर्म में पढ़ेंगे, जब चार्ज रेस्ट पे हो, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी पे हो, और जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो, ठीक। तो जब हमारा चार्ज रेस्ट पे रहेगा यानी चार्ज रुका है, तो उस कंडीशन में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ डालेंगे। कौन कौन सा, इलेक्ट्रो स्टैटिक और दूसरा कैपेसिटर। और फिर जब चार्ज चलना चालू करेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब हम लोग 3-4 चैप्टर पढ़ना चालू कर देंगे। कौन कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा चलती है ना, तभी तो इधर उधर बिजली जाती है। और जब चार्ज के पास वेलोसिटी आता है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, तो मैग्नेटिज्म पढ़ देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन जैसी चीज़ बना लेते हैं और अल्टरनेटिंग करंट बना देते हैं। तो जब चार्ज के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी तो हम लोग 4 चैप्टर पढ़ डालेंगे। और जब चार्ज के पास एक्सेलरेटेड यानी एक्सेलरेशन आ जाए तो उसके पास रेडिएशन आ जाता है। रेडिएशन क्या होता है? एक टाइप का वेव होता है। तो हम लोग क्या पढ़ डालेंगे इस कंडीशन में? हम लोग एक चैप्टर पढ़ लेंगे। कौन सा चैप्टर वो रहेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हमने बता दिया किस किस कंडीशन में क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो इसको नोट कर लें और उसके बाद कौन सा हम लोग स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग ये डाल लो, बाकी इसको नोट कर लो ताकि मालूम रहे कब चार्ज रेस्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ डाल लेंगे हम लोग। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी चीज़ को चार्ज करना हो, आवेश करना हो तो क्या क्या मेथड है? हिंदी में आवेशन की पहला क्या है? विधियाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऊपर चैप्टर का नाम डाल लें क्योंकि हम लोग को क्या मालूम चल गया, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे कि चार्ज, किसी चीज़ पे चार्ज लाना हो तो कैसे ले आया जा सकता है? तो आवेशन की विधियाँ। तो हम लोग मेनली 3 मेथड पढ़ते हैं क्योंकि सिलेबस में 3 ही हैं। अब सबसे आसान मेथड की बात करें, पहला है मेथड्स की बात करें, हेडिंग बीच में लिख दें मेथड्स। तीन मेथड हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये 3 मेथड से हम लोग चार्ज करना सीखते हैं। तीनों एक साथ देखेंगे ताकि तीनों के बीच का अंतर मालूम चले। अब फ्रिक्शन जो है ये सबसे आसान मेथड है। क्यों आसान मेथड है? इसमें 2 चीज़ों को घिस के चार्ज लाया जाता है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल देखें, स्केल है हम लोगों के पास, पकड़े स्केल, ये वाली स्केल नहीं, प्लास्टिक वाली स्केल लिए, ऐसे बाल में घिस दिए, कागज़ उठाएं, उठ गया, दोनों एक दूसरे को चार्ज कर दिए। इसी तरह कभी कभी मोजा पहनते हैं, मोजा पहने और खूब ऐसे ऐसे घिस लिए मोजा और फिर मालूम चलेगा हल्का हल्का करंट मालूम चलता है। मतलब ऐसे नहीं कि एकदम झटका लग जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम चलता है मोजा घिसने के बाद। तो वहाँ पे मोजा चार्ज हो गया। देखे मोजा और ज़मीन आपस में घिसे तो चार्ज हो गया। इसी तरह कंघी और बाल आपस में घिसे तो चार्ज हो गया। तो घिसने से भी चार्ज होता है। तो हम लोग को क्या मालूम चला? फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं। फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं? 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, दोनों का आपस में घिसते हैं। क्या करते हैं? रब करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आपस में रगड़ते हैं। और रगड़ने से क्या हो जाता है? दोनों चार्ज हो जाती है। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, फ्रिक्शन में अगर हम लोग 2 ऑब्जेक्ट लेके आपस में रगड़ें, घिस 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 घिस, तो दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट चार्ज हो जाती है। एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी तो एक निगेटिव चार्ज हो जाएगी। और इसकी और कुछ प्रॉपर्टी देखें तो हमें क्या मालूम चला? इसमें 2 ऑब्जेक्ट को घिसते हैं। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट्स गेट अपोजिट चार्ज, यानी वस्तुएं विपरीत आवेशित हो जाती है। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। अब तीसरी बात, क्या इसके मतलब इस वाले प्रोसेस में हमें ज़रूरी है कि जो हम ऑब्जेक्ट ले वो चालक ही हो? नहीं जरूरी, क्योंकि हम लोग स्केल लेते हैं जो कि कुचालक है, प्लास्टिक वाली, लोहे वाली नहीं। उसको घिसते वो भी चार्ज हो जाती है। यानी इसके लिए चालक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी तरीके की वस्तु को ये कर देगा, तो चालक की अनिवार्यता नहीं। कंडक्टर कंपलसरी नहीं होता, ये इंसुलेटर को भी कर देता है। तो ये बात हो गई। और क्या बात करें, क्या इसमें होने के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी है क्या कि दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट आवेशित हो, चार्ज हो? ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब स्केल लेते हैं वो नॉर्मली कोई चार्ज नहीं रहता, उसको घिसते उसके बाद ही चार्ज आता है ना। तो पहले वो न्यूट्रल रहती है। तो यानी हमें आवेशित वस्तु की भी आवश्यकता नहीं होती है। आवेशित वस्तु की आवश्यकता नहीं।
तो हम लोग पहले अपना चार्जिंग और मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़े, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें क्या करते हैं, हम लोग दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, घिसते हैं, तो दोनों अपोजिट चार्ज हो जाता है। इसमें हम लोग जो दोनों ऑब्जेक्ट रहेगा वो ज़रूरी नहीं कि दोनों कंडक्टर ही हो, कैसा भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रगड़ने पे दोनों पे चार्ज आ जाएगा। और तीसरी बात, आवेशित होना ज़रूरी नहीं, यानी तुम न्यूट्रल बॉडी को भी आपस में घिसोगे तो वो चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग बात कर लिए फ्रिक्शन की बात कर लिए, बात कर लेते हैं इंडक्शन की। और एक और चीज़ कि जब दो चीज़ को आपस में घिसेंगे तो दोनों कांटेक्ट में आएंगे ना, तो इसमें हम लोगों को कांटेक्ट देखने को मिलता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होता है। इतनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब यही सेम प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग पढ़ेंगे। पहली चीज़, इसमें भी इंडक्शन वाले मेथड में क्या होता है, कांटेक्ट नहीं होता है, नो कांटेक्ट। इसमें इंडक्शन का मतलब ही होता है प्रेरित करना, और कोई तुमको पकड़ के प्रेरित नॉर्मली नहीं करता है ना। संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख के प्रेरित हो जाते हो ना, वो तो आता तो है नहीं कि तुमको पकड़ के प्रेरित करने ना, दूर से ही कर देता है। तो इसमें भी सब कुछ दूर से ही हो जाता है, कांटेक्ट नहीं होता है। अब इसमें होता कैसे है, मान लो तुम्हारा कोई एक न्यूट्रल बॉडी है जिस पे कोई चार्ज नहीं है। इसमें मतलब जो भी काम होता है कुछ स्टेप्स में होता है, देखते हैं। पहले स्टेप 1, इसमें क्या किए, मान लो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को बाहर से इस बॉडी के पास ले आए। अब इस बॉडी के पास ले आए तो ये बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते, सबको पता है। तो क्या होगा, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस ऑब्जेक्ट का निगेटिव चार्ज जो रहेगा वो इस साइड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उस साइड चला जाएगा। और एक और बात, जैसे इसमें हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर की कोई मतलब नहीं था, किसी भी चीज़ से कर सकते, प्लास्टिक कुछ से भी। लेकिन इसमें हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे शिफ्ट हो रहे, इलेक्ट्रॉन जो इस साइड आ रहा है पॉजिटिव चार्ज उधर, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट केवल कंडक्टर में ही हो सकती है। तो यानी इसके लिए एक और पॉइंट कि कंडक्टर कंपलसरी होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको कंडक्टर होना कंपलसरी होता है, ये पॉइंट। अब इसको हम लोग इसके पास लाएं तो इसमें नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको यहीं रखेंगे कुछ देर तक। स्टेप 2, इस ऑब्जेक्ट को अर्थिंग कर देंगे, एक साइड माइनस एक साइड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो इधर साइड माइनस आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो हम लोग स्टेप 2 में क्या किए, इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। अब अर्थिंग की खासियत क्या है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखती है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन की अधिकता मिलती है तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यानी कुल मिला के जिस साइड कनेक्टेड रहेगा उसको न्यूट्रल कर देगा। तो हम लोग जैसे ही इसको अर्थिंग से कनेक्ट किए तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अर्थ जो है अर्थिंग की, तो यानी ज़मीन से जोड़ दियो। ज़मीन इलेक्ट्रॉन का सागर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो, निकाल लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे और सारी पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहाँ पे चार्ज ख़त्म हो जाएगा, वो उस दर पे माइनस हो जाएगा, ख़त्म, चार्ज ख़त्म। और फिर क्या होगा, जैसे ही चार्ज ख़त्म होगा तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे। स्टेप 3 में ये हमारा ये यहीं पे रखा है, क्या होगा, हम ये जो हमारी अर्थिंग थी, इस अर्थिंग को, अर्थिंग है, इसको हम लोग काट के हटा दिए, जैसे गंदी सी कैंची बन गई, ऐसे काट के हटा दी, अर्थिंग हट गई। और जैसे ही अर्थिंग हट गई हमारी, तो अब इसमें केवल देख रहे हो अर्थिंग हट गई, और दूसरा काम क्या करेंगे, इस वाले रॉड को भी हटा देंगे। तो इसमें केवल इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज तुमको दिखेगा। और फिर तुम्हें क्या मालूम चला कि हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी लेके चले थे जो कि कंडक्टर थी, वो कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे कि ये इसमें ऑब्जेक्ट अपोजिट चार्ज हो जाते हैं, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, एक पॉजिटिव था तो एक निगेटिव हो गया फाइनली, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट अपोजिट चार्ज हो जाते हैं, अपोजिट चार्ज। अब और कुछ इसमें कंडक्टर होना कंपलसरी है, क्योंकि कंडक्टर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएंगे ही नहीं। तीसरा चीज़, आवेशित वस्तु का मतलब
आवश्यक, इसमें आवेशित मतलब वस्तु होना जरूरी नहीं है। तुम दो न्यूट्रल चीज़ को भी घिसोगे तो चार्ज आ जाएगा, लेकिन इसमें तुमको चार्ज बॉडी की कंपलसरी है, क्योंकि जब तक पॉजिटिव चार्ज लाओगे नहीं इसके पास तब तक ये पॉजिटिव नेगेटिव में बटेगा है नहीं। तो यहाँ पे चार्ज बॉडी की भी कंपलसरी रहती है, चार्ज बॉडी होना कंपलसरी है। और इसमें हम लोगों ने इंडक्शन में क्या देखा कि इसमें कांटेक्ट नहीं होता है, कंडक्टर होना कंपलसरी है, दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट चार्ज हो जाते हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव हो गया। और क्या, इसमें देखोगे जितना आवेश इस पे रहता है, जो रॉड हम लोग लेके आए, इस जितना आवेश इस पे है, जैसे इस पे मतलब 4 पॉजिटिव आवेश है, तो फाइनली तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे भी 4 नेगेटिव आवेश आ जाएगा, यानी कि दोनों बॉडी बराबर चार्ज हो जाती है, दोनों में बराबर बराबर चार्ज आ जाता है। तो इतना हम लोग इंडक्शन के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कंडक्शन के बारे में। अब कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन यानी चालन, और चालन तभी हो पाता है जब दो चीज़ के बीच में कनेक्शन हो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को कांटेक्ट में ले आए। सबसे पहले तो हमें कंडक्शन में क्या मालूम चल गया, कंडक्शन में कांटेक्ट होना कंपलसरी है। यानी इसमें जैसे कि इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं हुआ, फ्रिक्शन में कांटेक्ट हुआ, और कंडक्शन में भी कांटेक्ट होगा, कंडक्शन में भी कांटेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट, इसमें कंडक्टर की आवश्यकता है, इसमें कंडक्टर ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें भी कंडक्टर ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब दो बॉडी को आपस में जोड़ेंगे, दोनों के बीच में जब चार्ज इधर उधर जाएगा, चार्ज इधर उधर कंडक्शन के थ्रू जाने के लिए कंडक्टर होना ज़रूरी है। नाम में ही कंडक्शन, कंडक्ट आ रहा है तो कंडक्टर होना ज़रूरी है। और क्या देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट को, एक तुम्हारा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिसको हमें आवेशित करना है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इसको किसी चार्ज ऑब्जेक्ट, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, इसको हम लोग इसके कांटेक्ट में ले आए जब, तो दोनों आपस में चार्ज आधा आधा बांट लेते हैं। क्या आधा आधा बांट लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इस पर टोटल चार्ज था, टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज था, तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे, 2 हो जाएगा। तो एक के पास +2, एक के पास +2 आ जाएगा, फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो दोनों के पास +2 चार्ज आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें, पहली चीज़ कांटेक्ट हुआ, कंडक्टर होना जरूरी है, क्योंकि चार्ज इधर उधर जाने के लिए कंडक्शन के थ्रू, नाम में ही कंडक्ट आ रहा है तो कंडक्टर होना ज़रूरी है। तीसरा, इसमें अपोजिट चार्ज हो गए दोनों ऑब्जेक्ट, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट चार्ज हो गए, लेकिन इसमें दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हो गए, सेम, दोनों पे सेम चार्ज आया, तो इसमें सेम चार्ज आ जाएगा, दोनों पे सेम चार्ज। और कोई प्रॉपर्टी बची? तो ये था हमारा तीनों मेथड, कैसे कैसे होता है। फ्रिक्शन में हम लोग दो ऑब्जेक्ट को घिस देते हैं, दोनों अपोजिट चार्ज हो जाता है। इसमें घिसने के लिए ज़रूरी नहीं कि दोनों में से कोई कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, कोई ज़रूरी नहीं है, प्लास्टिक को भी घिस के चार्ज कर लेते हैं। आवेशित बॉडी की भी कोई ज़रूरत नहीं, न्यूट्रल बॉडी को भी घिस के चार्ज कर लेते हैं। इंडक्शन में क्या होता है, कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसके पास कोई चार्ज बॉडी ले आएंगे तो इसका चार्ज दो पार्ट में पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज इसे कहते हैं, दोनों चार्ज आपस में बट गया। जैसे ही बटा, इसको अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उस वहाँ न्यूट्रल कर देगा, निगेटिव है तो उसको भी न्यूट्रल कर देगा, केवल एक साइड का चार्ज बचेगा जिस साइड अर्थिंग नहीं है। फिर हम लोग अर्थिंग को हटा लेंगे, इसको भी हटा देंगे तो चार्ज अपना नॉर्मली निगेटिव वाला जो इस साइड हो गया तो वो चारों तरफ चित्राग फैल जाएगा आराम से। और इस कंडीशन में क्या होता है, चार्ज अगर इस पर 4 है तो इस पर भी 4 आ जाएगा, बराबर बराबर चार्ज आता है। चार्ज का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता। और कंडक्शन की बात करें, इसमें भी अपोजिट चार्ज हुआ है ना, प्लस था तो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब कंडक्शन की बात करें, इसमें कॉन्टैक्ट ज़रूरी होता है, नाम में ही कंडक्ट है तो कंडक्टर की ज़रूरी आवश्यकता बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें दो ऑब्जेक्ट को जब लाते हैं कॉन्टैक्ट में, कई तरीके से कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दिया रहता है, दो ऑब्जेक्ट को वायर से जोड़ दिया गया, वायर से जोड़ दिए, इसका मतलब क्या कि दोनों कांटेक्ट में हिला दिए ना, तो ऐसे दिया रहेगा, तुमको जाना है कि अगर इस पे स्टार्टिंग में +4 ई का चार्ज था तो जोड़ने के बाद दोनों पे +2 ई का चार्ज आ जाएगा। ये क्वेश्चन में अपने आप समझ लेना है। तो ऐसे दोनों में आधा आधा चार्ज डिवाइड होगा। इसमें क्या देखोगे, अगर इसके पास चार्ज था तो आखिरी में चार्ज डिवाइड होकर आधा आधा हो गया और दोनों पे सेम चार्ज आ गया। ये था हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कूलाम फोर्स पे, तो इसको नोट कर लो।
तो जब कंडक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट पर बराबर चार्ज आ जाता है ये तभी आता है जब दोनों ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो। अगर इसकी रेडियस कुछ है, इसकी रेडियस कुछ है, दोनों की रेडियस सेम है, अगर इस पे q चार्ज इस पे 0 चार्ज है, तब दोनों पे q/2 चार्ज आ जाएगा, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन में बराबर ऑब्जेक्ट ही रहता है। कभी कभी क्वेश्चन वाला कहता है इसकी रेडियस कुछ और है, इसकी रेडियस कुछ और है, तब हम लोग कुछ और फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर कुछ और आता है, जो कि हम लोग को देखना नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल का है। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा सेम साइज़ रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जानना है कि दोनों पे बराबर चार्ज कब आएगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज़ के हो, सेम हो। तो हम लोग पढ़ चुके हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब बात कर लेते हैं अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स के बारे में, इसको मिटा के। तो अगला टॉपिक जो हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट आता है और क्वेश्चन तो इसका आएगा हर जगह, कूलाम्स लॉ। हिंदी में भी बता दें, कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम्स लॉ? अब हमारे साइंटिस्ट थे कूलाम, उसके पहले हमारे न्यूटन आइंस्टीन एक फॉर्मूला दे के जा चुके थे, F=G m1m2/r²। तो कूलाम ने इस फॉर्मूले को देखा, हम देख के तुरंत बता देंगे, वो देखता रह गया, साल भर तो देखता ही रह गया वो फॉर्मूला। फिर उसको समझ में आया कि जब मास के कारण फोर्स लग सकता है, दो बॉडी के मास के कारण फोर्स लग सकता है अट्रैक्शन का, तो उसके चार्ज के कारण भी तो कुछ फोर्स लगेगा। तो उसने ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया और उसने पाया कि जो चार्ज होता है उसके पास थोड़ी तो मतलब काफ़ी हद तक ये जो, जैसे इस फॉर्मूले को अगर तुम लोग एक्सपेंड करोगे तो यहाँ से तुम्हें मालूम चलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1m2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसने जब इस फॉर्मूले को खूब देखा, फिर चार्ज को लेकर खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब उसे मालूम चला कि चार्ज के पास भी कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। और उसे क्या मालूम चला कि अगर दो चार्ज है, एक Q1 एक Q2, पॉइंट चार्ज है, दोनों बिंदु आवेश है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स था दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों चार्ज के बीच के दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज़ कुछ एक तरीके की दिख रही है, तो उसने वहीं से देखा है और फिर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको ये बात मिल गई। फिर उसने क्या किया, जो सब लोग करते हैं, एक साइड सेम है, प्रोपोर्शनल लगा है, तो दोनों को आपस में मिला दिया, और मिला दिया तो उसे क्या मिल गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और उसे पता है, हमें पता है, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम लोग K से कर देते हैं, K=Q1 Q2/r²। तो उसने दो चार्ज पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला दे दिया। ये फोर्स कैसा है, चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स है, तो यही उसने फोर्स निकाल दिया। अब मान लो कभी एग्जाम में आ जाए, कूलाम का नियम परिभाषित कीजिए, तो कैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे वैसे ही आप कॉपी में लिखेंगे। हिंदी में बताए कि इंग्लिश में? कूलाम ने अपने परीक्षणों द्वारा यह प्रतिपादित किया या बताया कि किन्हीं दो आवेशों Q1 एवं Q2 के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के मध्य दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब परिमाण का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये फॉर्मूले में, मतलब इस फॉर्मूले में हम लोग माइनस प्लस साइन को नहीं लेंगे। मान लो ये माइनस है, ये प्लस चार्ज है, तो फॉर्मूले में हम लोग माइनस प्लस साइन नहीं लेंगे, हम लोग केवल इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, Q1 और Q2 ही लेंगे। बाकी ये हम लोग अपने देख के बता देंगे कि पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो फोर्स अट्रैक्शन का इधर इधर लगेगा। ये तो हम लोग नॉर्मली देख के बता देंगे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, तो ये बता दिए। उसके बाद ये इक्वेशन लिखेंगे, दोनों जोड़ के ये लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, जहाँ पे K क्या है, कूलाम फोर्स की बात करें तो ये
ये क्या हो जाएगा, कूलाम कांस्टेंट हो जाएगा। कूलामी फोर्स है तो कूलामी कांस्टेंट, कूलामी नियतांक। और फिर क्या, फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में सब कुछ मालूम चल ही जाता है, तो उन्हें एक्सपेरिमेंट में ये भी मालूम चल गया कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। उन्होंने इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकाली, 9 × 10⁹ और इस कांस्टेंट की यूनिट की बात कर लें तो k = क्या आ जाएगा, F × r² अपॉन Q1 Q2, यानी कि इसका न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम × कूलाम, कूलाम स्क्वायर, यानी k की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ऐसे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ही वैल्यू निकाल दी थी, ऐसे कुछ तिगड़म नहीं मिलाया था, एक्सपेरिमेंट से ही इनको सब मालूम चला। और फिर इन्होंने इस के को माध्यमों के लिए बताने की कोशिश की। मान लो कभी पानी में करें तो कुछ और आ सकता है, अगर स्पेस में करें यानी कि वैक्यूम में करें तो कुछ और आ सकता है। तो इन्होंने आइडियली यानी नॉर्मली वैक्यूम के लिए बात की थी और बाकी सब के लिए इन्होंने बाद में परावैद्युतांक दिया था, जिससे हम लोग बाकी से पहले निकालते हैं। तो इन्होंने के की वैल्यू माध्यम के हिसाब से कैसे दी, इन्होंने बताया k = होता है 1/4πε0। यहाँ पे ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी जिसको बोलते हैं वैक्यूम की परमिटिविटी की हिंदी क्या होती है। तो इन्होंने कूलामी कांस्टेंट का रिलेशन निकाला, वैक्यूम यानी कि जब माध्यम में कुछ नहीं रहता, यानी कि वैक्यूम समझे, निर्वात की कंडीशन में उन्होंने बताया, निर्वात की कंडीशन में जो तुम्हारा कूलामी कांस्टेंट है के, वो किसके बराबर होता है, 1/4πε0। ε0 क्या होता है, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नॉट है यानी कि हम लोग निर्वात की बात करें, निर्वात में विद्युतशीलता। अब इसका मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता का मतलब कि कोई माध्यम अपने अंदर किसी विद्युत चीज़ को, मतलब चार्ज या किसी चीज़ को कितना परमिट करता है, परमिटिविटी यानी कितना परमिशन देता है कि मेरे अंदर तुम घूम सकते हो। फोर्स कहीं लगता ही होगा ना, मान लो किसी माध्यम से होके जाएगा तो माध्यम भी कुछ फोर्स ऑब्जॉर्व करेगा। तो वही निर्वात में कुछ ऑब्जॉर्व नहीं करता क्योंकि कुछ रहता ही नहीं, लेकिन बाकी सब में करोगे तो फोर्स कुछ कुछ ऑब्जॉर्व होते हुए आखिरी तक थोड़ा सा कम ज़्यादा होकर पहुंचता है। तो वही परमिटिविटी, यानी जैसे बहुत ज़्यादा बेकार है परमिटिविटी तो उससे फोर्स आगे जाएगा नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तो परमिटिविटी यही बताता है कि कितना प्रतिशत फोर्स वो परमिट होने दे रहा है कि तुम मेरे तरफ से जाओ और दूसरे परमाणु या दूसरे चार्ज पे लगाओ। तो k = क्या आ गया, 1/4πε0। अब कभी कभी ε0 की वैल्यू पूछते तो ε0 की वैल्यू, k की वैल्यू पता है हमें, 4 की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, सारी वैल्यू रख देंगे तो ε0 की वैल्यू हो जाएगी 8.85 × 10⁻12। और इस k का अपोजिट में है ये, तो इसकी यूनिट इसके उल्टी हो जाएगी, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस आज इतना ही है। तो इसको नोट कर लो। तो आज इतना ही, कूलाम फोर्स तक पढ़ाएं, सब कुछ रिवाइज करिए, कोई दिक्कत हो पूछिए, आप भी पूछ सकते कोई दिक्कत हो। अब बाकी अगली वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कूलामी फोर्स की क्या है। इसको लिखना कैसे है कि कूलाम ने अपने परीक्षण यानी कूलाम ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों लिखना जरूरी है क्योंकि उन्होंने बिंदु पॉइंट चार्ज के बीच में ही किया था। किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला बल F दोनों पॉइंट चार्ज के आवेश के मैग्नीट्यूड यानी केवल साइन के साथ नहीं, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उन्होंने ये दोनों बात दी, दोनों से मिलकर ये लिख दिया। आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, उन्होंने के कांस्टेंट लिया जिसको कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ तक आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, के का मान, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने सब कुछ, तो एक्सपेरिमेंट से उन्हें के का मान भी मिला था। के का मान क्या मिला था, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यूनिट कैसे आई, ऐसे पक्षांतर करके आ गई। और क्योंकि ये सब बात जो इन्होंने की नॉर्मली उन्होंने निर्वात यानी वैक्यूम का एटमॉस्फेयर बना किया जहाँ पे कुछ नहीं था, तो उन्होंने के की वैल्यू, के को मीडियम से रिलेट करने की कुछ कोशिश की। तो उन्होंने के को वैक्यूम के लिए लिए थे, तो के का वैक्यूम के साथ
वो रिलेशन देने के लिए उन्होंने बताया k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई मीडियम अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट होने दे रहा है कि आओ तुम मेरे अंदर से जाओ, उस पर फोर्स लगाओ, वही होता है परमिटिविटी। और फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू पता है, पाई की पता है, 4 की पता है, निकाल देंगे, यहाँ तक निकाल देंगे। और बस आज यहीं तक हम लोग निकालेंगे, आगे देखेंगे कल। मिलते हैं फिर कल, और कल मिलते हैं।